आज से 20 साल पहले हमें आरडीजे डॉक्टर डूम का स्टैचू पहली बार फैंटास्टिक फोर 2005 मूवी में देखने को मिला। ये चीज अब इंटरनेट पर वायरल होने वाली है, लेकिन मैंने जब इसके पीछे की सच्चाई को जाना तो जो कुछ भी मेरे सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। आप इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि ये स्टैचू पूरा आरडीजे जैसा लग रहा है, पर कैसे? तो जब 2005 में डॉक्टर डूम की कास्टिंग हो रही थी तब आरडीजे ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन तब यहाँ चीजें ये काम नहीं कर पाई। हमें दूसरा एक्टर देखने को मिला जिनकी इस समय डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ ये जो आरडीजे डॉक्टर डूम की मूवी होती है उस मूवी से अलग होती जो हमें देखने को उस समय मिली थी। काफी हद तक वो 616 के आयरन मैन जैसा ही दिखता, उसकी खुद की एक इंडस्ट्री होती और वहाँ जो सेक्रेटरी जैसे पेपर पॉट्स देखी वहाँ सूजन स्ट्रोम होती। यहाँ आरडीजे डॉक्टर डूम को पहले से ही ऐसे दिखाया जाता कि वो साइंस और सॉर्सरी का मास्टर बन चुका है, साथ ही उसके पास उसका डूम आर्मर भी है। ये डूम का आर्मर डूम के लिए एक लाइफ सेवर जैसा है। कॉमिक्स की एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये समझा देता हूँ कि डूम के लिए आर्मर कितना जरूरी है। तो जब कॉमिक्स में डॉक्टर डूम मॉन्क्स के साथ था और ये डूम यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंचा इनके पास, बल्कि मॉन्क्स के लिए डॉक्टर डूम एक ऐसा अवतार था जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। डूम ने यहाँ सॉर्सरी पर और मास्टरी की और अपने लिए आर्मर बनाया, क्योंकि सपने में मफिस्टो आकर डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम के बुरे सपने देता था और ये सपने इतने डरावने और खौफनाक होते थे कि डूम सो नहीं पाता था। इसलिए डूम ने मैजिक और साइंस की मदद से अपने लिए एक आर्मर को तैयार किया और उसके बाद डूम इसी आर्मर के साथ दिखा है। मतलब ये हुआ कि डूम अपने डर को छुपाने के लिए इस आर्मर का यूज करता है। अब इस चीज को फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में जोड़कर देखें तो वहां पर डूम अपना मास्क हटाता है और जब मास्क हटाता है तब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स डॉक्टर डूम को बहुत ही हैरानी से देखता है। मतलब कि इस बंदे ने काफी कुछ झेला है। अब लगे हाथ डॉक्टर डूम के इस कहने पर भी बात कर लेते हैं जो उसके सीने पे दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर डूम ने जब लेटवेरिया को आजाद कराया था एक राजा से, तो ये उस राजा के ही है जो इस बात को डिफाइन करता है कि डूम अब राजा बन चुका है। अब एमसीयू में इसी जगह पर कैप्टन मार्वल और थॉर के साइन है, तो आप कनेक्शन बैठा सकते हो। फिलहाल अब इस स्टैचू को लेकर मार्वल इसकी कहानी आगे नहीं बढ़ाने वाला, और अगर वो ऐसा करता भी है तो वो उस स्टैचू के साथ प्राइम डॉक्टर डूम को नहीं जोड़ेगा, बल्कि आरडीजे डॉक्टर डूम का एक वेरिएंट है वैसा दिखा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अवेंजर्स डूम्सडे के 4 ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिले, और अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले वकांडा और फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर की बात करूँ तो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज से पहले जो टाइम्स रन आउट कॉमिक सीरीज आई थी ये उससे मैच कर रही है, क्योंकि शूरी के चेहरे पे जो डर और घबराहट है ये कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर के चेहरे पर थी। 616 पर जिसने पहली बार इनकर्जन को देखा था वो ब्लैक पैंथर ही था और उसके बाद उसने इल्यूमिनाटी टीम को इन्फॉर्म किया। सेम चीज हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। शूरी, नेमोर, फैंटास्टिक फोर ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। जिस ढंग से नेमोर को बीच रेगिस्तान में दिखाया गया शूरी और फैंटास्टिक फोर के साथ, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई सीक्रेट हेडक्वार्टर है। और इसे देखकर हम बिल्कुल भी नहीं चौंकेंगे कि 616 पर एक इल्यूमिनाटी टीम भी बन गई है। और जो हमने ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका देखे थे जो अब तक हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हीं ने ही इस इल्यूमिनाटी टीम को बनाया है। यही से ही टीम बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मिस्टर फैंटास्टिक एक्समैन के यूनिवर्स में जाएंगे बाकी सारे सुपर हीरोज और इनकर्जन से डील करने। द थिंग 616 के सुपर हीरोज टीम के साथ काम करेगा जैसा हमने लीक में देखा था, और जॉनी स्टॉर्म AKA ह्यूमन टॉर्च अपने यूनिवर्स 828 पर ही रहेगा। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर फैंटास्टिक फोर ने मल्टीवर्सल ट्रेवल क्यों किया है? तो इसकी केवल 2 ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। पहला, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स गायब है, उसे ढूंढना है, जो मुझे नहीं लगता कि ये रीजन होगा। दूसरा, जो डॉक्टर डूम हमें एंड में दिखा है वही ये सारी चीजें करवा रहा है। डूम ने यहाँ आकर इनको बताया कि इनकर्जन जैसी भयानक चीजें सामने आ रही हैं, इसीलिए मिलकर काम करना होगा। वही डूम अगर फ्रैंकलिन को किडनैप ही करने वाला था तो जो भी सीन हमें ये देखने को मिला है ये ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता। फ्रैंकलिन इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी जिंदा कर सकता है और मार भी सकता है, इसीलिए डूम फैंटास्टिक फोर के साथ काम कर सकता है या सू के सामने ही फ्रैंकलिन की पावर को एब्जॉर्ब करके निकल सकता है। इन सब के अलग इनकर्जन एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी डूम्सडे मूवी का एक बेस रहने वाला है। हमने बात की कॉमिक्स में सबसे पहले ब्लैक पैंथर को इसके बारे में पता चला, और एमसीयू में यही चीज शूरी के साथ भी होने वाली है। ऐसे फर्स्ट एक्ट तैयार होगा जहां इनकर्जन दूसरी अर्थ, इस दूसरी अर्थ से आया एक कैरेक्टर जो अपने ही अर्थ को उड़ा देगा, बिल्कुल कॉमिक्स के ब्लैक स्वान की तरह, जिसको इल्यूमिनाटी टीम पकड़ लेंगे। और यहाँ पर ये जो सीन रेगिस्तान वाला है वो इसी के नीचे कैद होगी या होगा। आगे यही कैरेक्टर इनकर्जन और डॉक्टर डूम के बारे में बताएगा
कि एक बंदा अपने मिशन पे लगा हुआ है मल्टीवर्स को बचाने के लिए। शूरी यहाँ ये भी जानेगी कि इनकर्जन से पहले एक इनकर्जन वॉल होती है। ये एक तरह का पोर्टल होता है जिसकी दूसरी तरफ हमें दूसरी अर्थ दिखाई देती है। कॉमिक्स में जब 616 पर पहली बार इनकर्जन हुआ तो इसका इनकर्जन पॉइंट पाकिस्तान था, और जब ये इनकर्जन वॉल बनती है तब 8 घंटे के अंदर ये दोनों अर्थ आपस में टकरा जाएंगी, जिसकी वजह से एक अर्थ भी नष्ट हो सकती है या ये दोनों नष्ट हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि पहले ही एमसीयू ने 616 पर इनकर्जन वॉल को दिखाया है। द मार्वल्स मूवी में मोनिका जब डार्विन को रोकती है और ये जो पोर्टल खुलता है, दरअसल ये एक तरह का इनकर्जन वॉल ही है। ये हेक्स नुमा चीज स्पेस टाइम फैब्रिक के लिए यूज किया जाता है और पिछली मूवी में हम इसे कई बार देख चुके हैं। लेकिन लोकी सीजन 2 में एक कॉन्सेप्ट आर्ट था इनकर्जन का, और वहाँ पर भी जब अर्थ एक दूसरे के अर्थ के सामने आती थी तब वहाँ पर भी ये हेक्स वाला एक पोर्टल जैसा बनता था। साथ ही द मार्वल्स मूवी को हमने जो हल्के में लिया है, और लेना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, पर यहाँ पर कुछ चीजें ही नोटिस करने वाली है, जैसे मोनिका रैम्बो का एक अल्टीमेट यूनिवर्स पर फंसना। दूसरा, यहाँ ये जो मैं इनकर्जन वॉल की बात कर रहा हूँ और मोनिका रैम्बो के साथ ये वाला जो कांड हुआ है, इससे ये समझ में आता है कि जो 616 के पास में जो दूसरा यूनिवर्स है जहाँ मोनिका रैम्बो अभी फंसी हुई है, वो धीरे धीरे 616 के करीब आ रहा है और उसकी ये दीवार वो इस अर्थ के और पास आ रही है। इसको मैं और भी आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि अगर जब दो यूनिवर्स आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो पोर्टल अर्थ के पास ही क्यों खुल रहा है, और क्यों इनकर्जन वॉल अर्थ पर ही दिखाई दे रही है? तो इसका आंसर मार्वल कॉमिक्स में है, क्योंकि अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट बनाया गया है। इसीलिए अर्थ से कुछ 1000 फीट ऊपर पहले एक पोर्टल बनता है और फिर अचानक से एक अर्थ दिखाई देती है। सोचो ये कितना डरावना होगा। मुझे लगता है कि कॉमिक्स से मुझे इसे समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डूम्सडे का प्लॉट इसी पर ही बेस है। हम मोटा मोटा जानते हैं कि जब एक अर्थ दूसरे अर्थ के सामने आ जाती है तब इनकर्जन की शुरुआत होती है, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक और टाइप के इनकर्जन को दिखाया है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ इविल स्ट्रेंज के यूनिवर्स में होते हैं, तब यहाँ ये जो इनकर्जन हो रहा है वो फिजिकल अर्थ वाली इनकर्जन से काफी अलग है, क्योंकि हम यहाँ पर रियलिटी को भी मर्ज होता देख सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जब इस रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं तब हमें कार लाइट दिखाई देती है, लेकिन कार नहीं। रोड पर सागर को भी देख सकते हैं और ऐसी चीजें जो वहाँ नहीं होनी चाहिए वो भी आपस में मर्ज होती दिखाई देती है। तो क्या ये इनकर्जन कॉमिक्स में दिखाए गए फिजिकल अर्थ वाले इनकर्जन से अलग है? जी हाँ, ये इनकर्जन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर दो रियलिटी मिक्स हो रही है। वास्तव में यहाँ ये टाइमलाइंस और उनकी ब्रांच टाइमलाइंस के बीच का इनकर्जन है, जो एक दूसरे की रियलिटी को ओवरलैप कर लेंगी। अब ऐसे में अगर इन टाइमलाइंस में उनके सुपर हीरोज होते हैं जो अपनी अर्थ और उस टाइमलाइन को बचाना चाहते हैं, तब इनके बीच में एक बैटल होगी, जिसके बारे में मिस मिनट ने लोकी सीजन 1 के पहले एपिसोड में कहा था। उसने यहाँ इस मल्टीवर्सल वॉर के लिए क्लियर बता दिया था कि फ्यूचर में जो मल्टीवर्सल वॉर होगा वहाँ टाइमलाइंस की सुप्रीमेसी की फाइट होगी। मान लो 2014 वाली टाइमलाइन जहाँ से थैनोस एंड गेम के इवेंट में आ गया था, और अगर यहाँ से टाइमलाइन बनती है तो इन अवेंजर्स ने कभी थैनोस का सामना किया ही नहीं। मतलब टोनी स्टार्क जिंदा हैं, सभी अवेंजर्स हैं, बस इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का इवेंट नहीं हुआ है। अब प्रेजेंट टाइम में जो डूम्सडे का इवेंट हो रहा है 616 पर, और यहीं से जो 2014 वाली टाइमलाइन है जहाँ थैनोस नहीं है, बाकी अवेंजर्स मौजूद हैं, तो चीजें वैसे ही प्रकट होंगी जहाँ ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने ये कार लाइट दिखाई देती है। वरना इस टाइप के इनकर्जन को हमें दिखाने का सीधा मतलब ही क्या है? दूसरा, स्पाइडरमैन नो वे होम में भी जो हमने इनकर्जन देखा वो भी एक टाइप का इनकर्जन ही है, और इसका परिणाम ये रहा कि बाकी स्पाइडरमैन और उनके विलन यहाँ प्रकट हो गए, जो डॉक्टर स्ट्रेंज कभी नहीं चाहेंगे। और जब कैंग इसी इनकर्जन को रोक रहा था, जेनेट ने कैंग के दिमाग में झांका, तब वहाँ पर वो ऐसे ही ब्रांच टाइमलाइन की अर्थ को फोड़ता है। वो जानता था कि इन ब्रांच टाइमलाइन से फ्यूचर में क्या हो सकता है, लेकिन कैंग का तरीका बहुत ही ब्रूटल था। सेम चीज लोकी सीजन 2 में डॉक्स भी यही कर रहे थे, वो बस ब्रांच टाइमलाइन को उड़ा रहे थे ताकि सेक्रेट टाइमलाइन को बचाया जा सके। अब ऐसे में हमारे सामने 3 टाइप के इनकर्जन आए हैं। पहला, मैजिक से होने वाला इनकर्जन, जिसको हमने देखा स्पाइडरमैन नो वे होम में। फिर रियलिटीज और टाइमलाइंस के बीच में होने वाला इनकर्जन, जिसको हमने देखा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। और अब फिजिकल अर्थ के साथ जो इनकर्जन होगा वो हमें दिखाया जाएगा डूम्सडे में। या ये तीनों टाइप के इनकर्जन हमें डूम्सडे में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ रीड ने इनकर्जन को बहुत ही खूबसूरती और डिटेल्स के साथ समझाया। उन्होंने कहा कि जब यूनिवर्स का जन्म होता है और उसकी डेथ होती है, इसको एक सिंगल टाइमलाइन से समझा जा सकता है,
और इसी यूनिवर्स के जन्म मरण में अर्थ का भी क्रिएशन होता है, जो यूनिवर्स के जन्म के कुछ देर बाद बनती है और उसके डेथ से पहले नष्ट हो जाती है। अब सिर्फ इस यूनिवर्स की क्रिएशन में अर्थ के क्रिएशन की बात करें तो वो इस यूनिवर्स की टाइमलाइंस में ही कहीं मौजूद होती है। साथ ही हम एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी से नहीं जीते हैं, हमारे साथ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है, इसलिए मल्टीवर्स का भी उदय होता है। इसीलिए इस इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ इन्फिनाइट अर्थ भी आती हैं, जो अपनी एक खास टाइमलाइन से चलती हैं। लेकिन यहाँ जितनी भी अर्थ बन जाएं, आखिरी में उन्हें बस एक ही पॉइंट पर मिटना ही मिटना होता है। शुरुआत एक पॉइंट से ही हुई है और डेथ भी एक पॉइंट पर ही होगी। लेकिन इस मल्टीवर्स में एक अर्थ के साथ ऐसा हुआ कि वो समय से पहले ही नष्ट हो गई, जिसकी वजह से मल्टीवर्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। अब इसके रिजल्ट में ये हो रहा है कि जो बाकी के यूनिवर्स और उनके अर्थ हैं, वो अपने एंड तक और जल्दी पहुंच रहे हैं। और यहाँ ये जो पहला कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इसकी वजह से ये दोनों यूनिवर्स आपस में मिलने लगे, जिसकी वजह से इन दोनों ने अपनी अर्थ को गवा दिया। ये पहला इवेंट और पहला इनकर्जन अर्थ पर ही हुआ था और इसकी वजह से यह हुआ कि टाइमलाइंस और भी ज्यादा सिकुड़ गई और एक चैन रिएक्शन शुरू हुई और बाकी के यूनिवर्स और उनके अर्थ आपस में टकराने लगे। साथ ही यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक ने ये चीज भी नोटिस की कि हर एक इनकर्जन एक जैसा ही होता है। पहले ये दोनों अर्थ एक हार्मोनिक अलाइनमेंट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो एक ही स्पेस में एग्जिस्ट कर पाती हैं। ये मशीन से डिटेक्ट किया जा सकता है और मिस्टर फैंटास्टिक एक वार्निंग सिस्टम भी क्रिएट करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इनकर्जन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कब और कहां शुरू होगा, लेकिन यहाँ समय बहुत कम मिलता है। बस यहाँ पर 8 घंटे ही मिलते हैं, जिसमें ये दो यूनिवर्स और दो अर्थ आपस में टकरा सकते हैं। बस यहाँ पर 8 घंटे ही मिलते हैं जहाँ ये दो यूनिवर्स और दो अर्थ होती हैं, ये आपस में टकरा सकती है। और इसकी वजह से ये होगा कि अगर एक अर्थ दूसरी अर्थ को नष्ट कर देती है, तब हमारे पास एक अर्थ और दो यूनिवर्स होंगे, या फिर इन दोनों की अर्थ आपस में टकराकर नष्ट हो जाएंगी और इसकी वजह से इनके यूनिवर्स भी नष्ट हो जाएंगे। मतलब अगर दोनों अर्थ नष्ट हो रही है तो कुछ भी नहीं बच रहा है, ना ही अर्थ ना ही यूनिवर्स। लेकिन अगर एक अर्थ बच जा रही है तो यहाँ पर दो यूनिवर्स मौजूद रहेंगे। और ऐसा ही हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इनकर्जन में देखा। यहाँ अर्थ तो नष्ट हो गई थी, लेकिन इन दोनों यूनिवर्स की रियलिटी एक में ही मर्ज थी, इसलिए हम कार्लाइट और सागर को हम रोड पर देख सकते हैं। अब ऐसे में एक इवेंट इनकर्जन है जिसके साथ दो पॉसिबिलिटी है, साथ ही डूम क्लॉक जो 8 घंटे पर सेट होगा। अब ऐसे में हमारे सामने डूम्सडे के क्लॉक और उसके कोड जो हमें दिखाए गए हैं, इन सब का यही मतलब है कि उस पॉइंट से इनकर्जन शुरू हो गया है। एक तरह का टाइमर और एक डर जो डूम्सडे का माहौल तैयार करेगी, वो अभी से तैयार किया जा रहा है। ये चीज फैंटास्टिक 4 मूवी के साथ भी होनी थी, लेकिन वहाँ गैलेक्टस था। आईमैक्स का जो हमने फैंटास्टिक 4 का ट्रेलर देखा और इस पर मैंने जो ब्रेकडाउन बनाया है, पीछे हमेशा एक टाइमर चल ही रहा था, जहां ये टाइमर उस चीज को बताता कि गैलेक्टस कब अर्थ पर आने वाला है। कॉमिक्स में ये टाइमर 10 साल का था, लेकिन इस मूवी में जो हमें देखने को मिलता वो 4 महीने का था। लेकिन ये टाइमर वाली कहानी फैंटास्टिक 4 मूवी से हटाई गई और इस डूम्सडे में डाली गई, जो अच्छे से काम कर रही है। खैर, यहाँ ये जो इनकर्जन के बारे में आप समझे हो, यहाँ एक चीज ये साफ जान लो कि 616 में अगर आगे इनकर्जन होगा और उसके सामने जब दूसरी अर्थ होगी, तब यहाँ सुपर हीरोज के पास केवल 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, या अपने यूनिवर्स के साथ उसके यूनिवर्स को सैक्रिफाइस कर दिया जाए, मतलब कुछ भी ना बचे, और अगर ये सामने वाली अर्थ को ये मिटा देते हैं तो इनके पास 2 यूनिवर्स होंगे जो एक स्पेस में एग्जिस्ट करेंगे। और इसकी वजह से चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि जो उस यूनिवर्स की रियलिटी होगी वो इस रियलिटी से मर्ज होने लगेगी। अब कमाल की बात यह है कि 616 के ब्रांच टाइमलाइन से जितनी भी टाइमलाइंस और अर्थ क्रिएट हुए होंगे, वहाँ अवेंजर्स तो होंगे ही, वो भी अपनी एक टाइमलाइंस और रियलिटी से जीते आ रहे हैं, जो उनके लिए उनका घर है। यहाँ पर भी अवेंजर्स है, उनके लिए भी उनका घर है। बस सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि किसको मल्टीवर्स के अस्तित्व के लिए जिंदा रहना है और किसको नहीं। यही मिस मिनट के शब्दों में टाइमलाइंस की सुप्रीमेसी की एक मल्टीवर्सल वॉर है, और लीडर भी इसी चीज की वार्निंग दे रहा था कि जब हीरोज के खिलाफ होंगे या अपने जब सामने होंगे, तब तुम क्या करोगे। अब इतनी खिचड़ी के बीच में डॉक्टर डूम का क्या रोल होगा? क्या वो इनकर्जन को फिक्स करेगा? नहीं, वो पहले से ही इनकर्जन से डील कर रहा है। डूम पहले से ही ये जानता है, उसे इनकर्जन के बारे में पता है, सेक्रेट टाइमलाइन की पूरी कहानी पता है, यहाँ तक कि सुपर हीरो, सुपर विलन, मल्टीवर्सल ट्री, लोकी, टीवीए, डूम पहले से ही ये सारी चीजें जानता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ह्यूमन जानता था कि एक पॉइंट तक क्या क्या होगा, बस डूम इसी पॉइंट के आगे का सब कुछ जानता है। जिस ढंग से चेयर अनाउंसमेंट हुई है और आरडीजे ने जो उंगली रख के शू वाला किया है, ये अगाथा से ही रेफरेंस लिया गया, लेकिन इसके पीछे का भी मतलब है। यहाँ अगाथा का मतलब ये था कि जितना भी कुछ वांडा विजन में चल रहा है, उसके पीछे की करता धरता वही है। सेम आरडीजे डॉक्टर डूम के साथ भी यही है। यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स और उनकी चेयर हमने देखी है, ये साफ करती है कि आरडीजे डॉक्टर डूम इनकी पिक्चर चला रहा है।
मतलब डूम ओमनीपोटेंट होगा लेकिन ओमनी प्रेजेंस नहीं। मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि डॉक्टर डूम कैसे इन सारी चीजों को पहले से ही कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि जो आयरन मैन हमने 616 पर देखा वो डॉक्टर डूम ने ही जानबूझकर 616 को दिया है। ये एक बैकअप प्लान था, एक पॉसिबिलिटी जो मल्टीवर्सल ट्री लोकी के साथ जुड़ी हुई है। मेरी वीडियो को आपने यहाँ तक सुना उसके लिए धन्यवाद, पर हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की। लाइक कमेंट भी कर दिया करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। अब जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर कर दो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय। स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, लेकिन वो निकला गरुड़ा का। अब जल्दी से ये क्या हो गया?